This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार, मैं हूं ऋचा जैन कालरा। प्रॉपर्टी की दुनिया की तमाम हलचल पर हम रखते हैं खास नजर। कौन सा फैक्टर कहां कर रहा है रियल एस्टेट को प्रभावित, कहां निवेश आपको देगा फायदा। नए उभरते शहरों पर खास नजर के साथ बहुत कुछ अगले 1 घंटे में देखिए हमारे साथ प्रॉपर्टी इंडिया में। आप प्रॉपर्टी पर ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी जरूर जाएं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहां आपको पता चलेगा। और जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। सस्ते मकानों की बेहद कमी होने के बावजूद क्यों नहीं लोग खरीद रहे सरकारी मकान? क्यों लोगों को मिल रहे हैं बढ़े हुए दाम और खराब क्वालिटी के मकान? क्या सरकारी फॉर्मूला हो चुका है पूरी तरह ठप? रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर? पाइए अपने सवालों के जवाब। और एक नजर गुजरात की गिफ्ट सिटी पर, क्या इसी तर्ज पर बनेंगे नए स्मार्ट शहर? इस साल बजट में सरकार ने सस्ते मकानों यानी अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ अपना रुख नरम किया है और आने वाले दिनों में इस सेक्टर में और मदद के संकेत दिए हैं। लेकिन सिर्फ बजट में ऐलान भर हो जाने से क्या समस्या हल हो जाएगी? ज्यादातर शहरों की हाउसिंग एजेंसियां सस्ते मकान बनाने का सही फॉर्मूला अब तक नहीं ढूंढ पाई हैं। इन एजेंसियों के बनाए मकान या तो बेकार क्वालिटी के हैं या फिर वो इतने महंगे हैं कि उनकी गिनती अफोर्डेबल हाउसिंग में करना जायज ही नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल है बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी का। हमारी संवाददाता लक्ष्मी शिवदास की रिपोर्ट। 36 साल की श्रीलता ने 2012 में बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी की किफायती आवास योजना में इस उम्मीद के साथ अर्जी दी थी कि उनका अपना घर होगा। इस मामले में वो कामयाब भी रही, लेकिन उन्हें जो मकान मिला वो उस जगह पर नहीं था जहां उन्हें चाहिए था। हमने वेगरा हल्ली के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मिला डोबना हल्ली में, जो केंगरी सैटेलाइट टाउन से बहुत दूर है। हमने 2,19,000 एप्लीकेशन मनी के तौर पर दिए। मार्च में अलॉटमेंट मिला। हमें डोबना हल्ली में नहीं जाना था, इसलिए 25 अप्रैल को रिफंड मांगा। बीडीए की किफायती घरों की स्कीम से अकेली श्रीलता ही मायूस नहीं है। 2012 में शुरू की गई इस योजना का मकसद था शहर में कई चरणों में 30,000 सस्ते घर बनाकर निजी बिल्डरों को टक्कर देना। शुरू में तो हजारों लोगों ने इसमें आवेदन किए, लेकिन आज हालात बिल्कुल अलग हैं। 2012 से आवेदकों की तादाद लगातार गिर रही है और अब तो ये आलम है कि जितने मकान हैं उससे 1/4 के लिए भी मुश्किल से अर्जियां आती हैं। यही नहीं, लोग अपने पैसे वापस मांगने लगे हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। 2000 आवेदकों ने अपने पैसे वापस मांगे हैं और बीडीए ने कहा है कि वो बेबस है। शहरीकरण से जमीन की कमी हो गई है, अब नई जमीन है नहीं। मकान न खरीद पाने के पीछे एक बड़ी वजह घरों के दाम भी हैं। बढ़ती लागत को देखते हुए बीडीए ने दामों में 20% का इजाफा किया, लेकिन कहीं कहीं दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए। LIG फ्लैट्स जो 7.5 लाख रुपए के थे, अब 14.5 से 17.5 लाख रुपए तक में मिल रहे हैं। ये किसी भी लिहाज से सस्ते मकान नहीं कहे जा सकते, खासकर जब ये शहर के बाहरी हिस्सों में हों। जानकारों का मानना है कि अगर बीडीए ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जरिया अपनाया होता तो ये बेहतर होता। अगर निजी सेक्टर अपने पैसे और काबिलियत के साथ गरीबों की सेवा करने के भाव से आगे आए तो समस्या आसानी से सुलझ सकती है। सरकार की नज़र से देखें तो ये लोग कम से कम 10 से 20 हजार रुपए महीने कमाने वालों के लिए तो घर बना ही सकते हैं। मजे की बात यह है कि खुद बीडीए का मानना है कि पीपीपी मॉडल से ज्यादा कामयाबी मिलती।
come forward for taking. अगर पीपीपी मॉडल होता तो बेहतर रहता, लेकिन उसके लिए कोई तैयार नहीं है। प्राइवेट बिल्डर को मुनाफा चाहिए, उसे जहां पैसा दिखेगा वहीं प्रोजेक्ट करेगा। Any project with a profit motive only. बिल्डरों का कहना है कि एफएआर में बढ़त और टैक्स में रियायतों के जरिए अब भी सरकार निजी बिल्डरों को सस्ते घरों की योजना में शामिल करने में कामयाबी पा सकती है। बीडीए का दावा है कि वो मुनासिब दाम पर मकान दे रहा है, लेकिन खरीदार ऐसा नहीं मानते। बेंगलोर से लक्ष्मी शिवदास की रिपोर्ट, एनडीटीवी। तो सरकार के बनाए हुए इन सस्ते मकानों में क्यों नहीं लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शुभांकर मित्रा, जो कि हेड हैं स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग वेस्ट जेएलएल इंडिया के, और राघव गर्ग हैं डायरेक्टर गर्ग ग्रुप के। आप दोनों का स्वागत है इस चर्चा में। शुभांकर, आपसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर क्या गलतियां हो जाती है सरकार से या इस बीडीए जैसी एजेंसी से कि जब जो लोग हमेशा शिकायत करते रहते कि सस्ते मकान नहीं मिलते, सस्ते मकान नहीं मिलते, वही अब इन मकानों में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं? जी, इसमें कई तरीके का पहलू होता है। एक तो है कि जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशियरी, तो बहुत सारे समय में ये देखा जाता है कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है, या उनको अलॉटमेंट मिल नहीं सकता बिकॉज कि उनके पास प्रमाण पत्र नहीं होते हैं, या उनके पास ज़रूरी कागजात नहीं होते हैं जिससे वो अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव कर सके। ये एक बड़ा रीज़न है। सेकंड है कि इसमें कई सारे ऐसे कंडीशंस मांगे जाते हैं, रखे जाते हैं, इसमें ऐसे कई सारे प्रावधान रखे जाते हैं कि जिससे लोगों को घर खरीदना बहुत मुश्किल लगता है। तो दाम सस्ता होना एक बात है। दूसरी चीज़ है कि उसको खरीदने के लिए जो प्रोसीजर्स से गुजरना पड़ता है वो भी कभी कभी एक डेट्रीमेंटल फैक्टर बन जाता है। राघव, एक कॉमन शिकायत जो कि तमाम शहरों में देखने को मिलती है इन सिविक एजेंसीज की तरफ से बनाए गए मकानों में, चाहे वो दिल्ली में डीडीए हो, मुंबई में महाड़ा हो या फिर बैंगलोर में बीडीए हो, कि क्वालिटी को लेकर काफ़ी शिकायतें लोगों की रहती हैं कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। अगर प्राइवेट डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग में इन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करें तो शायद वहाँ बेहतर प्रोडक्ट ग्राहकों को मिल सकता है। क्यों नहीं अफोर्डेबल हाउसिंग में एजेंसीज के साथ, सिविक एजेंसी, वहाँ की सरकारी एजेंसीज के साथ प्राइवेट डेवलपर्स कोलैबोरेट करके इस संबंध में आगे आते हैं? देखिए, अगर हिंदुस्तान में अफोर्डेबल हाउसिंग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है तो PPP ही एक सोल्यूशन है। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाना चाहिए। इससे जो आप कह रहे हैं क्वालिटी में तो फर्क आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ इसकी सप्लाई में बहुत बड़ा फर्क आएगा। हिंदुस्तान में 3 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग यानी गरीब लोगों के मकानों की जरूरत है, या आम आदमी के मकानों की जरूरत है, तो सरकार को तैयारी करनी पड़ेगी कम से कम 5 करोड़ 6 करोड़ मकानों की सप्लाई खोलने के लिए, और ये बिना प्राइवेट सेक्टर की मदद से तो हो ही नहीं सकता। इसमें जो सोल्यूशन है, जो आपने कहा, और मेरे मित्र जेएलएम से कह रहे थे कि सरकार को अपना जो रवैया है वो थोड़ा सॉफ्ट करना पड़ेगा। उनके जो प्रोसीजरल चैलेंजेस हैं, उनके जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, वो इतने कड़े और इतने सख्त हैं कि प्राइवेट डेवलपर शाय अवे हो जाते हैं, वो इस हाउसिंग से दूर हो जाते हैं। वो उनको अपनी वायबिलिटी, उनको अपनी मेहनत का जो फल है, जिसे हम आजकल रोटी कहते हैं, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड, तो उनको अपनी रोटी नहीं मिलती, उनको अपना रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड नहीं मिलता। सो उनको रिलैक्स करना पड़ेगा, उनको आसान करना पड़ेगा, ताकि प्राइवेट डेवलपर्स इसमें भरपूर मात्रा में हिस्सा लें। शुभांकर, आपको क्या लगता है कि पीपीपी के जो मॉडल है उसको किस तरह से सरकार बेनिफिशियल वे में इम्प्लीमेंट कर सकती है कि वो सबके फायदे में हो, जो डेवलपर आ रहा है उसके भी, जो एंड यूजर जिसको मकान मिलेगा उसे भी अच्छी क्वालिटी का मिले, और सरकार को भी कहीं कोई नुकसान ना हो? जी, सरकार के पास जो सबसे बड़ी एडवांटेज होता है वो है लैंड की, क्योंकि सरकार लैंड एक्वायर कर सकता है। जो उनके पोजीशन में लैंड है, जो सरप्लस लैंड है, जो कोई यूटिलाइज में नहीं है, या जो मार्जिनल लैंड है, उनको वो मेन डेवलपमेंट स्ट्रीम में ला सकता है। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है सरकार के पास। जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड है उसमें प्राइवेट डेवलपर को महारत हासिल है। उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं, और वो कंस्ट्रक्शन बहुत बखूबी कर सकते हैं, उसको मार्केट भी बहुत बखूबी कर सकते हैं। पर इसमें जो अड़चने जो आता है, जो गर्ग जी ने भी बताया कि प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज़, लैंड को आप जैसे सस्ते करेंगे तो प्रोजेक्ट का कॉस्ट भी कम हो जाएगा, तो प्रोजेक्ट अफोर्डेबल हो जाएगा।
लेकिन लैंड को कैसे सस्ते करेंगे और प्राइवेट डेवलपर को कैसे साथ में जोड़ेंगे, ये एक पीपीपी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में हमेशा यही बात कही जाती है कि आप डेवलपर को सब्सिडाइज्ड रेट में लैंड नहीं दे सकते। तो ये एक मसला है जिसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के कई सारे एजेंसीज में काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और इसी को अगर हम लोग सुलझा लेंगे, एक मॉडल डेवलप कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से काफ़ी हम लोग सप्लाई साइड बूस्ट देख सकते हैं। जी राघव, कुछ बिल्डर्स की शिकायत रहती है पीपीपी को लेकर कि सरकार से जुड़ी एजेंसीज उन्हें वेंडर की तरह ट्रीट करती हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप वाली फीलिंग उन्हें नहीं आती, उस तरह से उनके साथ बर्ताव नहीं होता है, क्लाइंट वेंडर वाली रिलेशनशिप हो जाती है, जिसकी वजह से पीपीपी का मॉडल आगे नहीं बढ़ पाता रियल एस्टेट में। आपका क्या मानना है? जी, क्लाइंट वेंडर तक तो ठीक है, कभी कभी तो मालिक नौकर वाली स्थिति भी आ जाती है, लेकिन आई विल स्टिक टू क्लाइंट वेंडर डेफिनेशन विच इज वेरी नाइस। हम उत्तर प्रदेश का हमारा अनुभव है, EWS LIG की स्कीम है, उसमें वी एज अ ग्रुप टू फुलफिल आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारा मन था कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए का घर दिल्ली से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर में दें और हिंदुस्तान में एक रोल मॉडल अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएं। पर जब हम निकले तो हमने ये देखा कि जो EWS LIG की जो स्कीम्स हैं उसमें 2 क्लॉज हैं, क्लॉज नंबर 4 और 13। उस स्कीम में ये है कि अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग या लो कॉस्ट हाउसिंग EWS LIG का प्रोडक्ट लेके आते हैं तो उसका जो कस्टमर है वो गवर्नमेंट चूज करेगी और उसका जो कॉस्टिंग है वो गवर्नमेंट चूज करेगी। अब मेरा सवाल आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से है, इट इज वेरी सिंपल कि हम अपना पैसे लेकर अपनी जमीन खरीदें, अपनी मेहनत अपनी मजदूरी से कंस्ट्रक्शन करें जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन होगी, उसके बाद हम हर कस्टमर को लेकर सरकार के पास जाएं, साहब इसको हम मकान बेच दें या ना बेचें, और फिर हर फ्लैट के प्राइसिंग के लिए हम सरकार द्वारा अनुमोदित एक उनकी कमेटी है उसके पास जाएं कि भाई साहब इस फ्लैट का प्राइस आप बताइए, तो कौन प्राइवेट डेवलपर आएगा? मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है। इस प्रकार की स्कीमें हम सरकार को चैलेंज करके पूछते हैं कि आपने इतने लाखों करोड़ों घरों की जरूरत है, कितने प्रोजेक्ट्स उन स्कीम में आए हैं? मेरे ख्याल से इक्का दुक्का कोई आया होगा तो आया होगा, बाकी इन स्कीम्स में तो आज तक मेरे को तो लगता नहीं कोई प्राइवेट डेवलपर आएगा। शुभांकर, यहाँ आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि कॉस्टिंग को लेकर के सवाल उठ जाते हैं कि बाहर चला जाता है लोगों के बजट से और कहने को अफोर्डेबल हाउसिंग है, तो सरकार के ऊपर किस तरह की या इस तरह जो एजेंसीज हैं लैंड एंड हाउसिंग एजेंसीज हैं जैसे BDA हो गई, उनके ऊपर किस तरह के इकोनॉमिक प्रेशर्स होते हैं कि ये लोग आजकल अफोर्डेबल हाउसिंग भी डबल डिजिट लैक्स में जा रहे हैं? जी हाँ, ये एक थोड़ा आश्चर्यजनक बात है। हाल ही में सिडको एक एजेंसी है महाराष्ट्र का, सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उन्होंने भी कुछ हाउसिंग स्कीम निकाला है जो कि बिल्कुल मार्केट रेट से उनका भी हाउस का प्राइसेस रखा गया है। तो जब आप कोई भी एक इलाका का जो मार्केट रेट होता है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग इसलिए चाहिए होता है कि वहाँ पे जो निचले वर्ग के लोग हैं जो मार्केट प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए आप बना रहे हो, पर वही चीज़ आप जब सरकार की तरफ से बना रहे हो, आप मार्केट रेट में बेच रहे हो, तो आप वो सेगमेंट को आप कैटर नहीं कर रहे हो। या जैसे बहुत सारे एजेंसीज़ है जो अभी HIG और प्रीमियम हाउसिंग भी बनाना शुरू कर दिया है, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि प्रीमियम और HIG बनाने के लिए देश भर में बहुत सारे डेवलपर है। तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट एजेंसीज जो है उनको ये सेगमेंट में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जी राघव, अभी वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया तो उन्होंने कहा कि पीपीपी का जो मॉडल है उसका भारत सबसे बड़ा बाजार है, यहाँ पर एयरपोर्ट्स बने हैं, पोर्ट्स बने हैं, शानदार हाईवेज बने हैं पीपीपी से, तो रियल एस्टेट में क्यों नहीं होता? सबसे बड़ा फर्क इस बात का है कि इसका जो कंज्यूमर है उसका फर्क है। एयरपोर्ट्स का जो कंज्यूमर है वो एक आम आदमी नहीं है। जो रेलवे है या जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उनके लिए जो कंज्यूमर है, उनका जो क्लाइंट है, दे आर बिग कॉर्पोरेट्स, दे आर बिग कंपनीज, उनके साथ डील करना किसी के लिए भी बहुत आसान है। जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो अगर हम 10,000 घर बनाएंगे तो हमें 10,000 लोगों से डील करना है, जबकि एयरपोर्ट बनाएंगे तो हमें 5 एयरलाइंस के साथ डील करना है या 2 मेंटेनेंस कंपनीज के साथ डील करना है। तो इस बात का एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि हमारे लिए तो हर एक कस्टमर एक नया क्लाइंट है, एक नया कस्टमर है। प्लस इसके अलावा इसमें बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व है, सेंट्रल भी, स्टेट भी, लोकल म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटीज भी, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी।
हमारे को टैक्सेशन, लेबर मिनिस्ट्री, 30 से 40 मिनिस्ट्रियां या फिर ये सरकारी विभाग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाना, अगर मैं सीधे कहूं तो इस बात का एक बहुत बड़ा खामियाजा इस इंडस्ट्री को भुगतना पड़ता है। उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना ये सरकार के लिए अभी तक। जी, आखिरी सवाल, जो आप बात कह रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं शुभांकर, कहा जाता है कि गुजरात पीपीपी को लेकर एक मॉडल स्टेट है, वहां पर बहुत काम हुआ है, तो क्या वहां उस तरह की दिक्कतें नहीं आती? जी, गुजरात में हाल ही में एक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनाया है और उसके तहत उन्होंने काम करना शुरू किया है। तो वहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाइड करने की कोशिश किया गया है और JLL भी इसमें इन्वॉल्व था। और वहाँ पे ये कहा गया है कि डेवलपर का जो काम है वो होगा, वो ज़मीन सरकारें देगी और उसमें एक स्पेसिफिकेशंस के तहत डेवलपर को बना के फ्री ऑफ कॉस्ट घर ट्रांसफ़र करना होगा गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट एलिजिबल बेनिफिशियरी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा और बाकी का जो लैंड बचेगा उसमें ज़्यादा FSI मिलेगा और उस FSI में डेवलपर अपना खुद का प्रोजेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके का एक विन विन मॉडल क्रिएट किया जा सकता है जिसमें दोनों को बेनिफिट हो, सरकार को अच्छे क्वालिटी का मकान मिले और सही बेनिफिशियरी तक वो मकान पहुँचे और डेवलपर को भी अपना कॉस्ट रिइंबर्समेंट करने का मौका मिले, आइदर बाई मीन्स ऑफ लैंड और बाई मीन्स ऑफ FSI और TDR, कोई भी एक तरीके से। तो इस तरीके का विन विन मॉडल जहाँ पे भी होगा वहाँ पे ये चीज़ें सक्सेसफुल होगा। जाहिर है इससे साफ हो जाता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है जिस पर सरकार की तरफ से भी काम किया जाना ज़रूरी है और डेवलपर्स को भी आगे आना और अपनी तरफ से कोशिश करनी ज़रूरी है। अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो इससे सभी का फ़ायदा होगा। जी हाँ, और खासकर वित्त मंत्री ने तो PPP मॉडल के लिए एक 3P नाम की संस्था बनाने का वादा किया है जिसे 500 करोड़ दिए, तो देखना होगा कि क्या ये भी अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देती है या नहीं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि आगे हम आपको देने जा रहे हैं आपके भेजे सवालों के जवाब। जी हाँ, बताएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है सबसे हॉट, कहीं जाइएगा नहीं।